हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ल्यूसेंट जीके का पॉलिटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा। तो शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। ये आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 में, 1946 में। और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। और सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ठीक है, कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। तो सब सर्वाधिक जो वोट मिले थे वो कांग्रेस को मिले थे 208, उसके बाद मुस्लिम लीग को और उसके बाद अन्य दलों को, और स्वतंत्र उम्मीदवार जो है वो निर्वाचित हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उसके जो प्रथम सदस्य थे, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया था और अलग संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की थी पाकिस्तान के लिए। आगे देखते हैं। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। मतलब जो देसी रियासतें थी और प्रांत थी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। साधारणतया 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था, अर्थात एक सदस्य चुनकर आया था 10 लाख की आबादी पर। 10 लाख पे एक सदस्य आया था संविधान सभा में। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, और ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले थी संचालन समिति, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संघीय संविधान समिति थी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि उन सभी जो देसी रियासतें थी उन सबको मिलाने का जो काम किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति की 2 समितियां भी थी। तो जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इसकी 2 जो उप समितियां थी, मौलिक अधिकार उप समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति, उसके अध्यक्ष क्रमशः जेवी कृपलानी और
एच.सी. मुखर्जी होते थे। ये आपको याद करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 सामान्य और 79 मुसलमान तथा 4 सिख। आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिनिधित्व था वो उनकी संख्या जो थी वो 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और वो सदस्य कौन कौन थे उनके नाम यहाँ सारणी में दिए हुए हैं। संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेल्यादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये सवाल भी आ जाता है कि हमारी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वो 15 थी और अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। जो पहली जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और उसके बाद निर्वाचन के द्वारा स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई। ठीक है। बाईस जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने? 13 दिसंबर को, और उसको स्वीकृत कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्षों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थे। तो इसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसके अन्य सदस्य जो थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, के.एम. मुंशी जिनको कहते हैं हम, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव जो थे उन्होंने बाद में बी.एल. मित्र का स्थान लिया था। पहले बी.एल. मित्र उसमें थे और उनका स्थान जो लिया था वो एन माधव राव ने लिया था। और साथ में थे डी.पी. खेतान, जो कि 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी और उनका स्थान टी.टी. कृष्णमाचारी ने लिया था प्रारूप समिति में। ठीक है, ये भी प्रश्न आ जाता है कि कौन कौन से सदस्य थे, ऑप्शन में पूछा जाता है। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए निर्धारित किए गए थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, तो जो सबसे पहले अंतरिम सरकार बनी थी जो 2 सितंबर 1946 को बनी थी, तो उसमें कौन कौन से मंत्री बनाए गए थे वो एक बार देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री बनाए गए। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, जान मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय, सी.एच. भाभा को कार्य, खान तथा
बंदरगाह मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। ये सवाल पूछा जाता है कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कृषि मंत्रालय किसके पास था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। आसफ अली, रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे मंत्रालय था इनके पास। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को इनको शामिल किया गया मंत्रिमंडल में। वो कौन कौन से थे? लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया, आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया, अब्दुल रब नश्तर को संचार मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय और गजांतर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। बाद में इसको जब इसका जो मंत्रिमंडल था उसका जब विस्तार किया गया तो मुस्लिम लीग के भी मंत्री शामिल किए गए थे। आगे देखते हैं, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। मतलब जब देश का बंटवारा हो गया उसके बाद संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो प्रारूप समिति ने संविधान सभा को संविधान के प्रारूप की जो रिपोर्ट थी वो विचार विमर्श करने के बाद सबसे पहली जो उसका ड्राफ्ट जो पेश किया था प्रारूप समिति ने वो 21 फरवरी 1948 को पेश किया था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 284। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। कुल संख्या तो 299 थी, लेकिन जब ये वाचन हुआ उस समय कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। उपस्थित सदस्यों की संख्या 284 थी और कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। तो भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बनाया गया उसमें कौन से मंत्री थे और उनको कौन सा विभाग मिला था, एक बार ये देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रथम स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध का मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पास शिक्षा मंत्रालय था। डॉक्टर जान मथाई के पास रेलवे तथा परिवहन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास विधि मंत्रालय। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह जी के पास रक्षा मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्रालय। रफी अहमद किदवई संचार मंत्रालय। R.K. षणमुगम शेट्टी के पास वित्त मंत्रालय था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय और V.N. गाडगिल जी के पास कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय था। प्रथम मंत्रिमंडल में, प्रथम स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण के कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए व्यय हुए थे। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो संविधान पारित हुआ था, संविधान जो अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था और उस समय उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और सूचियों की संख्या जो है वो 12 है। ठीक है, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60, 324, 366, 367, 300
379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया था, जबकि जो बाकी बचे हुए अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये जो कुल 15 अनुच्छेद थे उनको तो 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, और बाकी जो बचे हुए अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो 26 नवंबर है उसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 नवंबर को। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया उसने, संविधान सभा ने। जब तक मुख्य सरकार नहीं चुनी गई, नई संसद नहीं बनी, तब तक इन्होंने अंतरिम सरकार के रूप में कार्य किया था। आगे देखते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इन्होंने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। तो हमारा राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। ये सभी जो तिथियां हैं बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, ये सारे ही संविधान सभा के जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे उनको यहाँ पे समराइज किया गया है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो बेसिकली क्या है ये देखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में किया गया द्वारा ये यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। केवल संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया गया है जो कि 42वें संशोधन में किया गया है और 1976 में। ठीक है, तो उद्देशिका किस प्रकार से है? ये है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो हम भारत के लोग से शुरू हुई हमारी जो प्रस्तावना है, अर्थात जो संविधान है वो भारत की जनता को समर्पित है। ठीक है, अब इसकी जो प्रमुख बातें हैं एक बार प्रस्तावना की वो देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना को। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। ठीक है, मतलब सर्वोच्चता जो है वो भारत की जनता की है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये सब जुडिशनल नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इसके लिए, संविधान की प्रस्तावना के लिए। बेरूबाड़ी यूनियनवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। पहले बेरूबाड़ी केस में उन्होंने कहा कि नहीं है, और फिर 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया तो उन्होंने कहा कि ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, अर्थात विधायिका जो संसद है वो इसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। तो केशवानंद भारती केस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण केस होता है भारत के संविधान के इतिहास में। आगे देखते हैं, संसद संविधान कि मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ठीक है, तो जो पहला और एकमात्र संशोधन हुआ उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। और इसमें 3 प्रकार के न्यायों की बात हुई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। तो ये सब आपको पॉइंट याद रखने हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, मतलब थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि लिखित संविधान की अवधारणा कौन से देश की देन है, तो वो हमारे संविधान की फ्रांस की देन है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है वो सर्वोच्च है। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्चता किसकी है, तो संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो ये प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तय करने में गहरा प्रभाव पड़ा। ये मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, संघीय शासन कहीं नहीं बोला गया है, हर जगह संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच। कल हम लोग फिर से शुरू करेंगे 4था चैप्टर जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। धन्यवाद।